coming in our way. Variant 2-2, question number 5 hai. Have a look at this. They're saying क्वेश्चन देख लो बेटे. Okay, so let's get busy, guys. Recording in progress. Okay, bete, they are saying that light from a laser is used to produce an interference pattern on a screen as shown. Okay, small a आपको given है, capital D आपको given है, lambda wavelength आपको given है. They're saying के तमाम चीजें, I'm not going in that detail. The central bright fringe is formed at O. It's being written. The next dark fringe below point O is P. The next bright fringe and the next dark fringes are mentioned. What is meant by coherent? So guys, हम ये कह सकते हैं कि these are the wave sources with constant phase difference. ठीक है, आगे चलते हैं. They are saying for the two light waves superposing at R, calculate the difference in their path lengths in nanometers from the slit. R पर difference in the path length बेटे path difference को कहते हैं. अब आपको अगर मैं थोड़ा सा recall करा दूं तो मैंने आपको ये बताया था बेटे, please have a look at this, कि central bright fringe के ऊपर path difference होता है 0 lambda. First bright fringe which is Q, इस पर पार्ट डिफरेंस होता है 1 लैम्डा, और इनके बीच में जो डार्क फ्रिंज है P, इसका पार्ट डिफरेंस होता है 1/2 लैम्डा. ठीक है, और इसी तरीके से इसके बाद एक और ब्राइट फ्रिंज जो इन्होंने बोला बताया नहीं है, उसका पार्ट डिफरेंस होना चाहिए 2 लैम्डा. तो डार्क फ्रिंज R का पार्ट डिफरेंस होना चाहिए 3/2 लैम्डा या 1.5 लैम्डा. सही है. अब they've asked you कि R पर निकालें, तो बेटे R पर जो पार्ट डिफरेंस है वो 3/2 लैम्डा या 1.5 लैम्डा होगा, और लैम्डा मुझे पता है 660 नैनोमीटर. So this remains 1.5 lambda, or 1.5 into wavelength is 660 nanometers. तो nanometers ही रहने दें क्योंकि यहाँ पर nanometers में ही आंसर चाहिए. Can I get a quick reply on this? Bingo, 990. Good going, Moise. You're rocking here as well, buddy. And Shawez, thank you, bro. आगे चलते हैं बेटे. कह रहे हैं देयर फेज डिफरेंस. देखो यारा, कभी भी आपको अगर पाथ डिफरेंस मिल जाए तो पाथ डिफरेंस जो भी होता है उसका कोफिशिएंट आप लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 360 से, अगर डिग्रीज में चाहिए. सो द फेज डिफरेंस वुड बी 1.5 into 360 degrees. Can I get an answer? 540. You got it right, buddy. So 540 degrees. आगे कहते हैं calculate the distance OQ. उमर, ये पाए में नहीं हो सकता बेटे. अगर आप देखो आंसर में डिग्रीज मेंशन्ड है, तो ये रेडियंस में नहीं लिख सकते. मिनल, गॉट इट? तो इट्स बीइंग रिटन फॉर यू इन डिग्रीज, तो आपको डिग्रीज में ही लिखना है. अब ये डिस्टेंस OQ इन्होंने निकालने को बोला. लेट्स चेक दिस आउट फर्स्ट कि डिस्टेंस OQ है क्या. ऑलराइट, O सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, Q फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज. तो बेटे दो कंसेक्यूटिव
ब्राइट फ्रिंजेस हैं ये, इनके बिटवीन जो भी गैप होता है दिस इज नोन एज द फ्रिंज सेपरेशन एक्स, ये निकालना है। तो बेटे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज सेपरेशन अगर मुझे निकालना है, सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए। तो हम इसको ऊपर ही वैल्यूज पुट इन करते हैं। सो गाइस it is x lambda d upon a. Lambda is 660 times 10 to the power minus 9. Capital D ये रहा 1.8. Small a 0.44 times 10 to the power minus 3. ये आपके पास आ जाएगा। Can I get a quick reply on this? Thank you, Minal, bro. You got it. 2.7 into 10 to the power minus 3 is the answer that I've got. Thank you, Moise. Thank you, Sania. Oh, Sania, Sania. आगे कहते हैं the intensity of the light incident on the double slit is increased without changing the frequency. देखो bro, लाइट इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाते हैं तो ब्राइटनेस ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस बढ़ती है, ठीक है। ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी। डिस्क्राइब हाउ द अपीयरेंस ऑफ द फ्रिंजेस आफ्टर दिस चेंज इज डिफरेंट फ्रॉम एंड सिमिलर टू देयर अपीयरेंस बिफोर। देखो जब तक ये मेंशन ना हो कि किसी एक स्लिट की साइज चेंज हुई है तो ब्राइटनेस ऑफ द डार्क फ्रिंजेस वुड रिमेन सेम, ओके। तो दो मार्क किसी चीज के हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ब्राइट फ्रिंजेस appears brighter और बेटे हम बताएंगे कि the brightness of dark fringe remains unchanged. What about the third mark? तीसरे मार्क के लिए आप फ्रिंज सेपरेशन एक्स की बात करोगे। इन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी, तो इसका मतलब लैम्डा चेंज नहीं हुआ, डी चेंज नहीं हुआ, ए चेंज नहीं हुआ। तो फ्रिंज सेपरेशन को अगर हम कंसिडर करेंगे, लेस फ्रिंजेस विजिबल। नहीं बेटा सनिया, ये नहीं हो सकता। वो जब होता है जब आप स्लिट साइज चेंज करते हैं और डायफ्रैक्शन कम या ज्यादा होता है। तो हम डायरेक्टली यहां पर सिंपली लिखेंगे एंड नो चेंज इन फ्रिंज सेपरेशन। यहां पर सिर्फ ये 3 पॉइंट्स ही लिखे जा सकते हैं बेटे, नथिंग एल्स। आगे कह रहे हैं बेटे कि द लाइट ऑफ वेवलेंथ इज नाउ रिप्लेस विद ब्लू लाइट फ्रॉम अ लेजर। विजिबल लाइट के बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि बेटे विजिबल लाइट इफ यू रिमेंबर इट इज 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर्स ऑलमोस्ट। तो 600 के यहां पर था। अब अगर आप ब्लू की बात करते हैं तो ब्लू इज समवेयर हियर नियर टू 400, यहां पर ब्लू होगा। तो अगर आपने ब्लू किया तो इसका मतलब आपने वेवलेंथ कम कर दी। कहते हैं state and explain the change that must be made to the separation of the two slits so that the fringe separation is same. Whoa, a different question, हाँ। तो बेटे यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेटे फ्रिंज सेपरेशन इज लैम्डा डी अपॉन ए, ठीक है। अच्छा ये तो फिक्स है, D and A are fixed, they are constant। ना आपने D स्क्रीन को चेंज करा, ना आपने स्लिट सेपरेशन चेंज करा, सही। अब ये सॉरी माय बैड, ये कह रहे हैं कि X शुड रिमेन अनचेंज और D भी सेम है। तो अब लैम्डा और A की बात करें तो बेटे लैम्डा और A डिवीजन में है, ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं जब दो चीजें डिवीजन में होती हैं तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अगर आपने रेड की जगह या 660 की जगह ब्लू लाइट लाए तो आपने वेवलेंथ कम कर दी, तो बेटे ए को भी कम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यही बताएंगे कि द ब्लू लाइट हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्रिंज सेपरेशन सेम रहे तो स्मॉल ए, दैट इज द स्लिट सेपरेशन should decrease in same proportion. ठीक है? So this question is done. Come on, guys. Let me know. Feed me from your reply. Put your fingers on the keyboard. Come on, amigos. Is this clear? Okay, let's go to the next question. It is May June 2021, variant 2-3. Question number 4 है. They're saying, bete, state the principle of superposition. We've been reading this so many times. लिख लेते हैं कि when two waves, और मैंने हमेशा बताया of same type, आप लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, ब्रैकेट में लिख दिया करें, of same type meet at a point लिखें या सिर्फ meet लिख दें. When they meet at a point, तो बेटे जो resultant displacement है is sum of their individual displacement. ठीक है, आगे चलते हैं. They are saying that the two waves with the intensity I and 4I superpose. अब देखो एक की intensity I है, एक की 4I है. कहते हैं the waves have the same frequency, मतलब coherent है. Determine in terms of I the maximum possible intensity of the resulting wave. देखो बेटे, since अब ये इस तरीके से हम करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक वेव एक्स है, उसकी इंटेंसिटी आई है, फिर आपके पास एक वेव वाई है, उसकी इंटेंसिटी 4i है. ठीक है, दे आर सेइंग मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव. आप इंटेंसिटीज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. मेक अ नोट ऑफ इट. You can add amplitude directly, but you can never add the intensity directly. तो अब हम खुद से अज्यूम करेंगे, जैसे वेव एक्स का अगर बेटे एम्पलीट्यूड ए है तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के. तो जो वेव वाई है उसका बेटे एम्पलीट्यूड क्या होगा? अगर इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई तो एम्पलीट्यूड के लिए स्क्वायर कर दें. जी नहीं, एम्पलीट्यूड के लिए नहीं, इंटेंसिटी के लिए डायरेक्टली करते हैं. तो अगर हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए या मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जब होगी जब ये दोनों कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगे. So can I get an answer? No 16. No, not 16 plus 1, buddy. बेटा नोट आप लिखो ना. नोट मैंने ये लिखवाया, इंटेंसिटीज can't be added directly. आप इंटेंसिटीज को ऐड नहीं कर सकते. ठीक है,
I'm waiting, buddy. Nope, Sania. No, Sania. No, not 3A. चलो बताओ, जल्दी बताओ. Hurry up. Come on, oh, buddy. No. नहीं मोइस. अच्छा देखो, लिसन. वेव y का एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a. पहले इधर देखें. नहीं बेटे, 16 17 कुछ भी नहीं होगा. इधर देखें. नो. सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अगर बेटे आप ये फिगर आउट नहीं कर पाते तो आपका क्वेश्चन कितना मुश्किल हो जाएगा. पहले आपको वेव y का एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा. कैसे? ये देखो, I1 अपॉन A1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 ओवर A2 स्क्वायर. तो इसको हम रख लेते हैं वेव x के लिए और इसको रख लेते हैं वेव y के लिए. गॉट इट? पहले वाले की इंटेंसिटी अगर I और एम्पलीट्यूड है A, दूसरे वाले की इंटेंसिटी 4I है और एम्पलीट्यूड नहीं पता आपको. I से I कैंसिल, तो यहां ले आए. सो वेव y का जो एम्पलीट्यूड है, दोनों तरफ अंडर रूट लें, तो दिस इज गोना बी 2a, जो मैंने आपको डायरेक्टली बताया. तो बेटे यू नीड टू फिगर दिस आउट डायरेक्टली. मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको छोटा करके डाल देता हूँ. लेकिन आई नो कि देखो, अगर इंटेंसिटी 4 टाइम्स हुई है, लेट्स से, तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड डबल हुआ है, तभी तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हुई है. अब आ जाओ आप रिजल्टेंट की तरफ. रिजल्टेंट की इंटेंसिटी मुझे नहीं पता, लेट्स से IR, लेकिन रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड मैं निकाल सकता हूं. एम्पलीट्यूड्स कैन बी एडेड डायरेक्टली. तो पहले वाले का एम्पलीट्यूड A, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड 2A. सो आई थिंक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया 3A. 9 you're right, उस्मान. तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड हो जाएगा बेटे 3A. अब जनाब, अगर आप डायरेक्टली फिगर आउट कर लो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. जैसे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वेव एक्स और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव पर लगाऊं कि I1 अपॉन A1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 अपॉन A2 स्क्वायर. ये मैं ले लेता हूं सिंपल वाला वेव एक्स और ये मैं ले लेता हूं रिजल्टेंट वेव का. तो इसकी इंटेंसिटी है I और एम्पलीट्यूड है A. रिजल्टेंट की इंटेंसिटी नहीं पता और एम्पलीट्यूड हमें पता है 3A, लेकिन इसका स्क्वायर. तो मैं डायरेक्टली इसको 9A स्क्वायर कर रहा हूं. A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई 9I. ठीक है? तो आपको डायरेक्टली करना चाहिए. देखो, अगर वेव एक्स की बात करूं तो वेव एक्स के मुकाबले में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 3 टाइम्स. तो इंटेंसिटी क्या होता है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, दैट इज 9I. आप डायरेक्टली करते हैं तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, और अगर आप कैलकुलेशंस करते हैं तो यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. सही है? और आप देखें कि इनिशियली आप में से जिस जिसके आंसर्स थे सारे गलत थे. यू कैन यूज एनी ऑफ द वेव अलीना, कोई सी भी वेव इस्तेमाल करें बेटे, नो प्रॉब्लम. आगे चलें. अभी कह रहे हैं कोहेरेंट लाइट की वेवलेंथ गिवन है बेटे 550. कैपिटल डी दिया हुआ है 1.2. ये दिया हुआ है स्मॉल ए. बेटा डायरेक्ट वाला मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट आप ये देख लो, मैं दोबारा बता देता हूँ. वेव एक्स की इंटेंसिटी आई थी और एम्पलीट्यूड ए. रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी नहीं पता, लेकिन एम्पलीट्यूड 3A है. तो डायरेक्टली ये है कि अगर एम्पलीट्यूड वेव एक्स को मैं देखूं तो उससे 3 टाइम्स हुआ है, तो इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है. तो आप जो एम्पलीट्यूड का कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर, दिस इज गोना बी 9 आए. ये डायरेक्टली है. ठीक है? अब बेटे हमें स्मॉल ए गिवन है, लैम्डा गिवन है, कैपिटल डी गिवन है. कहते हैं डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस. देखो,
Adjacent bright fringes, you're welcome buddy. Adjacent bright fringes के between जो distance होता है वो fringe separation x होता है. x का formula पहले लिखेंगे lambda d upon a. Lambda is given 550, 10 to the power minus 9. Capital D is 1.2, और बेटे small a is given to you 0.35 into 10 to the power minus 3. Can I get an answer? Bingo, 1.9 into 10 to the power minus 3. Thank you. हाँ, इजना अपनी कैलकुलेशन सही कर लें बेटे. This isn't the answer, okay? ये आपके पास आंसर है. हाँ, Daniel, I didn't get what you're trying to say. आगे कहते हैं बेटे, the light of wavelength is replaced with red light. देखो, फिर से visible region होता है बेटे 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर्स. ये रेड है, तो अगर आप 550 को रेड से रिप्लेस कर रहे हैं तो आपने वेवलेंथ बढ़ा दी है. State and explain the change, if any, in the distance between adjacent centers of bright fringes. बिल्कुल चेंज आएगा. अब बताएंगे x is equals to lambda d upon a. So I think this time d और a constant है, तो x डिपेंड करेगा lambda के ऊपर. आपने अगर रेड लाइट को चेंज कर दिया है, मतलब रिप्लेस कर दिया रेड लाइट से, तो वेवलेंथ आपने बढ़ा दी, तो बेटे फ्रिंज सेपरेशन बढ़ जाएगा. Exactly. Most of you have answered correctly. I'm proud of all of you guys. तो हम ही कह सकते हैं, लेकिन जब भी वेवलेंथ का चेंज आएगा और वो नहीं बताएंगे तो बेटे द फर्स्ट पार्ट इज यू नीड टू राइट ना कि रेड हैज लॉन्गर वेवलेंथ. रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, लॉन्गर देन 550. ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि जनाब डिस्टेंस बिटवीन adjacent centers of bright fringes increases. x नहीं लिखिएगा, उन्होंने वर्ड्स में दिया है, तो आप भी बेटे वर्ड्स में लिखें. 8 marks, bingo. Let's go. आगे चलते हैं, लेकिन before I move on, guys, is this clear? Can I just get a good and quick reply? Is there anyone from Alpha? Marvi, I saw your reply. Okay, Laiba, good going, buddy. आगे चलते हैं बेटे, एक क्वेश्चन और पीछे आते हैं. मई जून 2020 वेरिएंट 2-1. क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपल क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव टाइप का. ये कह रहे हैं बाय रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी स्टेट व्हाट इज मेंट बाय ए लॉन्गिट्यूडनल वेव. देखो ब्रो, when you talk about the longitudinal wave, तो longitudinal wave जब किसी भी मीडियम से जाती है तो बेटे एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से अगर ये वहां के पार्टिकल्स हैं तो they start to vibrate, oscillate parallel to the wave या एनर्जी प्रोपेगेशन. तो हम यही कहेंगे कि in this case the vibration of particles is parallel या along the energy propagation.
आगे कहते हैं स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. आई एम नॉट गोना राइट दिस, हम रीड कर लेते हैं डायरेक्टली. So whenever waves of the same type they meet at a point, their resultant displacement is the sum of individual displacement. आगे चलते हैं. कहते हैं the wavelength of the light from a laser is determined using the apparatus shown. Okay, capital D given, small a given, और wavelength नहीं given. आगे कहते हैं कि bro, a pattern of bright fringes and dark fringes is seen on the screen. The separation of adjacent bright fringes, x given. कहते हैं calculate the wavelength. तो I think x is equals to lambda d upon a. तमाम चीजें given है. So guys, wavelength हमारे पास आ जाएगी. x is 4.3 10 to the power minus 3. Lambda unknown है. Capital D is 2.3 meters. Small a 3.7 10 to the power minus 4. So I can get the lambda out of it. Come on, let me know what is the answer. Nanometers में बताना. नहीं Sanya, what happens, bro? Nanometers में आएगा. Okay, Hanzala, I saw your answer, buddy. नहीं बेटे, ऐसा कोई सवाल नहीं आता. 691 nanometers. So दो significant figure में लिखें तो this is going to be 690 nanometers. Very close to red. कहते हैं the intensity of the light passing through each slit was initially the same. Oh, I can smell कि ये dark fringes की brightness से related है. कहते हैं the intensity of the light through one of the slit is now reduced. किसी एक स्लिट का साइज आप कम करें या एक स्लिट की इंटेंसिटी कम करें, मींस द सेम बारी. कह रहे हैं कंपेयर द अपीयरेंस ऑफ द फ्रिंजेस बिफोर एंड आफ्टर. देखो यारा, जब भी आप ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में बात करते हो तो एक ही बात याद रखिएगा, ब्राइट फ्रिंजेस में ब्राइटनेस इंक्रीज होती है अगर गैप या इंटेंसिटी दोनों बढ़ते हैं, और ब्राइट फ्रिंजेस की ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाती है अगर गैप या इंटेंसिटी किसी एक की भी कम करेंगे. तो ब्राइटनेस ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस तो हमें समझ आ गई, लेकिन ब्राइटनेस ऑफ द डार्क फ्रिंजेस क्या बेटे? अगर किसी एक स्लिट का साइज चेंज करें या किसी एक की इंटेंसिटी कम करें या ज्यादा कर दें, दोनों केसेस में ब्राइटनेस ऑफ द डार्क फ्रिंज बढ़ जाती है. ठीक है, लेकिन यहां पर 2 मार्क के लिए आप फ्रिंज सेपरेशन को भी लिख सकते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि the bright fringes they appear less brighter. ठीक है, and brightness of dark fringes increases. आप ये भी कह सकते हो इसकी जगह कोई से दो इसमें से आप लिख सकते हैं कि सिंस x जो है वो लैम्डा डी अपॉन ए है, ना आपने लैम्डा चेंज किया, ना आपने डी ना ए चेंज करा. सही है. So fringe separation remains unchanged. Come on, guys, another question. Done, done, done. Come on, let me know. Is this clear? All 105 people. Can you just reply quickly? बेटा हाशिर, आपको ये नोट्स देखने चाहिए, नोट्स पढ़ें. तो यहाँ पूरी डिटेल्स तो दोबारा नहीं बताई जा सकती कि ब्राइटनेस ऑफ डार्क फ्रिंज कैसे कम हो रही है.
अदरवाइज मैं आपको ये बता सकता हूँ, जैसे स्लिट S1 की इंटेंसिटी आई है और स्लिट S2 की इंटेंसिटी है 0.7 आई, तो डार्क फ्रिंज बनता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर आप इन दोनों की इंटेंसिटी माइनस करोगे तो अब ये आंसर जो आ रहा है ये जीरो नहीं आ रहा, इसीलिए जहां जहां पर डार्क फ्रिंजेस थे वहां पर अब थोड़ी सी ब्राइटनेस नजर आएगी। जी बेटे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के पास पेपर्स कराऊंगा इंशाल्लाह, एक आध दिन में स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसके लिए अलग टाइम होगा। इस टाइम पर अभी हम यही करेंगे क्योंकि शाम वालों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी स्टार्ट करना है, ठीक है। कॉलेजेस वालों के लिए मैं स्टार्ट करा दूंगा। Let's go to another question, and here we go with the CRO question again. February March 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, दे आर सेइंग गाइस कि एक माइक्रोफोन है and a cathode ray oscilloscope are used to analyze a sound wave of the frequency 5000 hertz. The trace is displayed. देखो यारा, किसी भी किस्म की कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बताया था क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ आप डिस्टेंस मार्क कर लो, दिस रिमेन्स स्मॉल ए सेंटीमीटर्स में, तो ये 4 सेंटीमीटर्स आ रहा है। या आप एम्पलीट्यूड देख लिया करो, जैसे यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कमिंग 1 सेंटीमीटर्स। टाइम बेस्ड सेटिंग आपको डिटरमिन करने को कह रहा है, वो लेट्स हिट इट। फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब लिसन 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 बहुत आराम से, ओके, डोंट पैनिक। टाइम बेस्ड सेटिंग को हम कहते थे बेटे एक्स, और मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको कभी भी टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो ये होता है a मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब मुझे x चाहिए, आई हैव ऑलरेडी a विच इज 4 सेंटीमीटर्स, यूनिट के साथ लिखें। सही है। अब टाइम पीरियड मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, आप टाइम पीरियड की जगह 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कॉपी कर दो, नो वरीज। फ्रीक्वेंसी ऊपर गिवन है 5000 हर्ट्ज, तो ये लो आपकी टाइम बेस्ड सेटिंग्स आ गई। 1 अपॉन 5000 और हर्ट्ज मींस पर सेकेंड, और 4 सेंटीमीटर्स, तो ये सेकंड्स पर सेंटीमीटर्स में ही आएगा। तो आप अगर टाइम बेस्ड सेटिंग्स निकालोगे, सो दिस इज गोना बी 1 over 20,000. Can anybody tell me the answer in standard form? उमर, टाइम बेस्ड सेटिंग बेटे किसी भी सीआरओ के हॉरिजॉन्टल स्केल की सेटिंग्स होती हैं, जो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर स्केल बताता है फ्रॉम योर ओ लेवल्स। Okay, thank you, Sania. Sania, 5 into 10 to the power minus 5 is the answer. आगे चलते हैं। अभी कह रहे हैं गाइस के द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिटेक्टेड बाय द माइक्रोफोन इज नाउ इंक्रीज्ड। देखो, इंटेंसिटी रेफर करता है एम्पलीट्यूड को। यार खुजैमा, दिस इज समथिंग व्हिच इज अ लर्निंग पार्ट बेटे। आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक ट्रफ टू ट्रफ का डिस्टेंस मार्क करा व्हिच इज अ स्मॉल ए, फ्रीक्वेंसी ऊपर गिवन थी, मुझे टाइम बेस्ड सेटिंग्स निकालनी थी, तो बेटे टाइम पीरियड का फॉर्मूला था a मल्टीप्लाई बाय x, जहां पर a आई न्यू फ्रॉम द ग्राफ व्हिच इज 4 सेंटीमीटर्स, x कहलाती है टाइम बेस्ड सेटिंग्स। टाइम पीरियड मेरे पास नहीं है तो मैंने उसकी जगह 1 अपॉन f कॉपी कर दिया।
ठीक है, सनिया अपना कैलकुलेटर सही करो, आंसर यही आ रहा है बेटे, मैंने काउंटर चेक कर लिया, आई कैलकुलेटेड दिस। 1 divided by 20,000 करें, it's gonna be the same, 5 into 10 power minus 5. Okay बेटे, so guys let's move on to the next part. They're saying कि intensity detected by the microphone is increased from its initial value I to a new value 3I. कहते हैं the frequency is unchanged, assume that the amplitude of the trace on the screen is proportional to amplitude of the sound wave. कह रहे हैं sketch the new trace. Whoa, अगर frequency same है तो bro let me write few things over here आपके लिए, जान हाजिर है ब्रो। देखो यारा, ये जो पॉइंट्स हैं ये तो सेम रहेंगे, और इनमें जितनी वेव्स आ रही हैं यही रहेंगी, फ्रीक्वेंसी का यही मतलब है, द नंबर ऑफ वेव्स अपीयरिंग ऑन द सीआरओ वुड रिमेन सेम। अब एम्पलीट्यूड कैसे हम निकालेंगे, बहुत आसान है। सो आई हैव ओल्ड वेव स्केच एंड द न्यू वेव स्केच, ठीक है। ओल्ड वाले की इंटेंसिटी आई है, और इसका एम्पलीट्यूड बॉक्सेस में अगर देख लें तो 5 स्मॉल बॉक्सेस है, आप चेक कर लो। एम्पलीट्यूड 1 centimeters या 5 small boxes, 5 small boxes is more preferred, okay। नई की इंटेंसिटी हो गई 3I, एम्पलीट्यूड हम निकाल लेते हैं गाइस। I1 upon A1 square is equals to I2 over A2 square। इंटेंसिटी पहले I है, एम्पलीट्यूड 5 स्मॉल बॉक्सेस, नई इंटेंसिटी 3I है, I से I कैंसिल आउट हो गया, तो नया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 25 3 75, 75 का रूट मुझे बताओ गाइस, जल्दी हरी अप, कम ऑन लेट मी नो ब्रो। 8.66, you got it right buddy। The new amplitude is found to be 8.66 boxes। तो लेट्स गो, हिट इट। अब जैसे पहले लेट मी जस्ट मार्क यहां पर, बेटे अगर हम यहां से काउंट करेंगे 5 6 7 8.66 कहीं यहां बनेगा, 7 बॉक्सेस से थोड़ा सा पहले, नहीं इसमें राउंड ऑफ नहीं होगा, यहां पर भी एम्पलीट्यूड 8.66, so 5 6 7 8 8.66 कहीं आएगा, सेंटर से थोड़ा ऊपर, और यहां पर भी इट्स गोना बी समवेयर हियर। अब मैं इस पर वेव बनाऊंगा, व्हाट्स अप ब्रो। So this is how the new sketch is actually made। मैं तमाम चीजों को erase कर देता हूं so that you can get a better look। This is the new wave signal। बेटे मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस लिए हैं, मैंने सेंटीमीटर्स नहीं लिया। इसका एडवांटेज ये है कि मेरे पास एम्पलीट्यूड भी बॉक्सेस में ही आ जाता है। गॉट इट? क्लियर है?
आगे चलते हैं बेटे। Let's go to the next part. कह रहे हैं arrangement for demonstrating interference using light is shown to you. कह रहे हैं the wavelength of the light wave from the laser is 630 nanometers. Okay, so wavelength lambda is given to you. Small a is given, d is missing. They're saying that the perpendicular distance is d, got it. Coherent light sources from the slit forms an interference pattern. The distance between the centers of the two adjacent bright fringes, I think small x दिया हुआ है. कहते हैं why a bright fringe is produced by the wave meeting at a point P. इसका रीजन देखो कैसे लिखेंगे. Why do we get देखो P जो है वो एग्जैक्टली स्क्रीन का सेंटर है. अगर आप ऑब्जर्व कर लो राइट एट द सेंटर, तो बेटे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में पार्ट डिफरेंस होता है 0 लैम्डा का. या फेज डिफरेंस बता दो. तो हम यही बताएंगे कि एज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स meeting at P is 0 lambda. Whoa! अब कहते हैं D निकाल दो. तमाम चीजें given है bro. X equals lambda D upon A. X is 4 into 10 to the power minus 3. Lambda is 630 into 10 to the power minus 9. Capital D निकालना है और small a हमें given था 3.6 10 to the power minus 4. Can I get a good G value? Hurry up. क्या बात है. Very quick. 2.28. Hanzala, you're flying, buddy. So this is gonna be 2.3 meters. 3 marks. Just simply easy. Easy peasy. आगे अगर हम चलें तो बेटे ग्राफ का क्वेश्चन है. नाउ यू नीड टू सी दिस. कहते हैं द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज नाउ वेरीड. दिस कॉजेस अ वेरिएशन इन द डिस्टेंस x between the centers of the two adjacent bright fringes. मतलब कहता है अगर आप लैम्डा चेंज करोगे तो फ्रिंज सेपरेशन चेंज होता जाएगा. The distance d and the separation are unchanged. Sketch a graph for the variation of lambda from 400 nanometers to 700. लेकिन ये फेक ओरिजिन है. एग्जैक्टली नहीं है. ऑलराइट. तो बेटे अब प्रॉब्लम ये कि 400 पर कुछ ना कुछ तो फ्रिंज सेपरेशन होगा. मैंने कहा यहां है तो ये स्ट्रेट जाएगा ब्रो ऐसे. It's a fake origin, otherwise it would have been drawn from the origin. ठीक है. A good question, huh? So guys, is this clear? This graph wala part is clear. Can I just move on? Come on, buddy, hurry up, let me know. Come on, amigos. तो भाई बारहवीं बेटे ओरिजिन से कैसे स्टार्ट हो सकता है. आप एक वेवलेंथ रख रहे हो 400 नैनोमीटर्स, उस पर फ्रिंज सेपरेशन 0 कैसे हो सकता है. दिस इज नॉट पॉसिबल ना. अगर ये 0 0 होता तो हम ओरिजिन से बिल्कुल बनाते डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए. गेट इट. बट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 0 नहीं है तो इट्स कॉल्ड अ फेक ओरिजिन.
तो इट विल, जैसे हमने ऐसे किया कि बेटे अगर आप देख लो 400 नैनोमीटर्स है तो इस पर कोई ना कोई फ्रिंज सेपरेशन होगी, आप कहीं भी ले लो। जी बेटे वर्टिकल एक्सिस पर कुछ भी नहीं है सावेस। क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। देखा, ये देखो एक और ईयर में इस टाइप का ग्राफ आया हुआ है, इसको करेंगे। फरवरी मार्च 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। Okay, so they're saying, guys, principle of superposition. I'm not writing this. When two waves of the same type, they meet at a point, the resultant displacement is the sum of their individual displacement. What is meant by coherent waves or wave sources of the same या constant phase difference? आगे चलते हैं। कह रहे हैं दो coherent waves हैं P और Q at a point P, at a point in phase and superpose. Wave P has an amplitude of 1.5 and intensity I. इसको लिख लेते हैं। वेव P की इंटेंसिटी है बेटे I और एम्पलीट्यूड है 1.5 सेंटीमीटर्स। वेव Q के बारे में कह रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर द वेव्स मीट इज 3I। Q के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, डायरेक्ट आ गया ब्रो रिजल्टेंट पे, इसको ऐसे ही लिख कर किया करो। आप रिजल्टेंट की इंटेंसिटी बताई हुई है 3I और कुछ नहीं बताया। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव Q, वी हैव डन दिस। सपोज कर लो बेटे कि Q का इंटेंसिटी तो नहीं पता, छोड़ दो कोई बात नहीं, एम्पलीट्यूड पता है A, और इन्होंने आपको बताया कि Q की निकालें और दी हुई रिजल्टेंट की, कोई बात नहीं ब्रो। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए दोनों के एम्पलीट्यूड्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट, इसके बारे में ये देखो, दे हैव मेंशन्ड कि ये इन फेज मीट कर रही हैं, सो दैट इज व्हाई इंटेंसिटी इज एडेड, एम्पलीट्यूड सॉरी, इंटेंसिटी कैन नेवर बी एडेड। सो ये हो जाएगा 1.5 प्लस A। सही है। अब हमें निकालना है वेव Q का एम्पलीट्यूड, दैट इज A। गॉट इट। तो अब बेटे फॉर्मूला लगाएंगे, I1 ओवर A1 स्क्वायर is equals to I2 over A2 square। पहले वाले की इंटेंसिटी है I, this is for the wave P and this is for the resultant wave। लेकिन don't you worry, वेव Q का एम्पलीट्यूड A आ जाएगा यहां से। तो पहले वाले की इंटेंसिटी I है, एम्पलीट्यूड है 1.5 का स्क्वायर, रिजल्टेंट की इंटेंसिटी है 3I और बेटे इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 1.5 प्लस A का स्क्वायर है। I से I कैंसिल, तो 1.5 प्लस A का होल स्क्वायर इज 3 टाइम्स 1.5 का स्क्वायर। मुझे कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा पहले, आई जस्ट नीड द राइट हैंड साइड। सो इट्स कमिंग 6.75। अब अंडर रूट ले लें, so this is coming 2.598। तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें से माइनस कर देते हैं 1.5, so this is coming 1.09 और 1.1 सेंटीमीटर्स। बिंगो, बड़े एक्यूरेट। आगे चलते हैं। They're saying कि the apparatus is used to produce an interference pattern। wavelength given है 680। आगे कह रहे हैं कि A और D नहीं दिया हुआ, लेकिन एक ग्राफ हमें गिवन है। बेटा ये ग्राफ का ग्रेडियंट इस्तेमाल होगा, पहले तो तुम फिगर आउट कर लो कि इसका ग्रेडियंट होगा क्या। y अपॉन x, y एक्सिस पर वी हैव x, x एक्सिस पर वी हैव d, लेकिन ट्राई टू सी द यूनिट्स। ओके, तो ये x अपॉन d आ जाएगा। अब यहां पर नीचे अगर मैं लिखूं तो x इज इक्वल टू लैम्डा d अपॉन a।
तो अगर मैं डी को उठाकर यहाँ लिख दूं तो इस ग्राफ का जो भी ग्रेडियंट है वो लैम्डा अपॉन ए बताएगा। सही है, ग्राफ का ग्रेडियंट एक्स अपॉन डी है, लेकिन एक्स अपॉन डी लैम्डा अपॉन ए के इक्वल होता है। गॉट इट। अब सवाल हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं यूज द फिगर टू डिटरमिन द स्लिट सेपरेशन ए। सो बेटे इसमें आप ये भी कर सकते हो, अगर आप ये तमाम चीजें ना करो तो यू जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, जैसे स्टार्टिंग वाला ले लो, क्योंकि इन्होंने ग्रेडियंट मेंशन नहीं करा तो आई विल टेक द एडवांटेज। तो मेरे पास डी आ गया 2 और एक्स आ गया 4। पुट करते हैं, x is 4 into 10 to the power minus 3. Lambda I need to, sorry, lambda is given to us. Wait, 680. 680 10 to the power minus 9. Capital D is 2. Small a aa jayega. Can I get an answer? Come on, sleeping beauties, reply. Come on, hurry up. 3.4 into 10 to the power minus 4. Thank you. We counter check karega because I've got this one reply only. Thank you, buddy. आगे कहते हैं बेटे, the laser is now replaced by another laser that emits lights of shorter wavelength. Sketch a possible line to show the variation between. Whoa, you need to check this out now. Wait, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो लैम्डा अपॉन ए है। सही है, तमाम चीजें सेम है, ए भी सेम है, तो दैट मींस ग्रेडियंट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ओवर हियर। तो बेटे अगर लैम्डा आपने शॉर्ट किया है तो इसका ग्रेडियंट भी शॉर्ट हो जाएगा। तो आपको एक नई लाइन बनानी है जिसका ग्रेडियंट कम हो। तो अब बेटे वो कहां से स्टार्ट होगी कुछ नहीं इन्होंने बताया, तो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अ लोअर पॉइंट। कहीं से भी स्टार्ट कर ले, यहां से कर ले, लेकिन ग्रेडियंट कम होना चाहिए। दैट मींस आप इसके पैरेलल नहीं बना सकते। इफ यू ड्रॉ दिस पैरेलल, ये तो ग्रेडियंट सेम है तो हम ग्रेडियंट कम कर देते हैं, लेस स्टीपर, कहीं भी ले जाएं कोई इशू नहीं, यहां बना दें। So this is how this graph is actually sketched for 2 marks. Come on, amigos, let me know, is this clearer? Isna, bete, few days back Recording मेरी आपसे stopped. बात हुई थी। जो मेरा असिस्टेंट है, बहुत बड़ा आदमी है, वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा था। आई टोल्ड यू टू ज्वाइन। Isna, can you respond, bete? Okay, Isna, I'm asking you कि बेटे did you talk to me few days before, 3 to 4 days before, to join these classes as my assistant wasn't responding you? Okay, all right. That's completely fine. Recording in progress. So guys, ये हमारे पास questions थे। So इसके बाकी कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे इंपॉर्टेंट, जो हम कल कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट पोर्शन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कल भी देख लेंगे, ठीक है।
बेटा के लिए रीसेंट पेपर्स जो हैं वो आप देखें, उनको प्रैक्टिस करें, इतना मुश्किल नहीं है. टेस्ट योरसेल्फ. So guys, that's it from my side. I'll see you Recording guys stopped. tomorrow, inshallah. Until then, bye-bye. Hasta la vista, everybody. Fi amanullah. Take care. Allah Hafiz. Love you all.